अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए हेयर ऑफ ईयर से। हमने शेयर होल्डर्स एक्टिविटी का टॉपिक जो है ये डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। उसमें हम अभी तक प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक का डिफरेंस क्या होता है, वोटिंग राइट किसके पास अवेलेबल है, प्रेफर्ड स्टॉक की टाइप्स क्या हैं, सिंपली एक्विटी अकाउंट में कौन कौन सी कह लीजिए एडजस्टमेंट हो सकती हैं, या इसमें कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया है अभी तक। अभी जो इसी चैप्टर के रेलेवेंट हमारा एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक स्प्लिट का, ये आपके साथ पहले डिस्कस नहीं हुआ, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो इससे पहले अगर रिकॉल करें तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है। ट्रेजरी स्टॉक के बाद ये कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टॉक स्प्लिट का। अब देखिए, जहां भी वर्ड स्टॉक आ रहा है वो आपको वहां से मीनिंग क्या मिलता है कि वो किसकी बात हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है। अब ये स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि हम शेयर को स्प्लिट कर देते हैं। आप स्प्लिट करने का मतलब आपको पता है कि हम उसको डिवाइड कर लेंगे, उसके मल्टीपल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेयर है, उसको एक की बजाय दो बना लिए, थ्री बना लिए, फोर बना लिए, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब स्टॉक स्प्लिट जो होता है ये कंपनी करती क्यों है, मैंने मतलब पहले मीनिंग समझे कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। कि एक कंपनी अपने ही शेयर का जो नंबर होता है उसको सेपरेट कर देती। फॉर एग्जांपल एक शेयर है तो एक शेयर की बजाय दो शेयर इशू कर दिए। मिस्टर ए सपोज उसके पास एक कंपनी का एक शेयर है। अब अगर एक कंपनी उस शेयर को स्प्लिट करना चाहती है, वो क्या करेगी, उससे एक शेयर लेकर उसको दो नए शेयर इशू कर देगी। अगर उसको टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है, फोर पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो फोर इशू कर देगी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक कॉमन लाइफ में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है स्प्लिट का। अब कंपनीज करती क्यों है स्प्लिट, उसके रीजंस क्या होती हैं और उसकी वजह से इक्विटी पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, ये अभी हम डिस्कस करते हैं जी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो मार्केट में इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि उसकी जो टारगेट मार्केट होती है वो उस शेयर को परचेज नहीं कर पा सकती। एग्जांपल देते हैं जी समझाने के लिए आपको, कि सपोज कर लें एक कंपनी है, उसका जो एक शेयर है, उसके एक शेयर की मार्केट प्राइस है सपोज कर लें 100 रुपी। कितनी प्राइस है जी? 100 रुपी एक शेयर की मार्केट प्राइस है। अब सपोज कर लें कि जो उस कंपनी की टारगेट मार्केट है उसकी परचेजिंग पावर है, आप इमेजिन कर लें कि चले वो लगा लें आप परचेजिंग पावर उसकी 80 कर ले चले जी। कितनी जी? $80 उसकी जो है वो कर ले आप परचेजिंग पावर उसकी जो है। आप जरा सोचिए, अगर टारगेट मार्केट की परचेजिंग पावर है $80 या 80 रुपी पर शेयर, और एक शेयर मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है इस वक्त? $50 का। तो जो टारगेट मार्केट है उसकी ऑन एवरेज परचेजिंग प्राइस जो है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो शो हो रही है $80। मार्केट प्राइस है $100। तो सोचिए होगा क्या जब आपकी टारगेट मार्केट की एक्सेस से प्राइस ज्यादा हो जाएगी, तो क्या टारगेट मार्केट की वो मजीद डिमांड लिस्ट में होगा? क्योंकि किसी भी चीज के डिमांड का होना, किसी चीज का डिमांड लिस्ट में आ जाना, उसके लिए प्राइस क्या वो पर्सन अफोर्ड भी कर सकता है? क्या उसकी परचेजिंग पावर है उतनी? एक तो है ना डिजायर, डिजायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, उस पर्सन की परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। अब आपकी टारगेट मार्केट की परचेजिंग पावर $80 है, और जबकि आपके शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है? $100। तो आप जरा सोचिए, क्या आपका शेयर आपकी टारगेट मार्केट की एक्सेस में है या आउट हो गया है? क्या वो उसको परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं जी। अब हमने एवरेज की बात की है, आपको पता ना एवरेज की बेस पर हम यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन करते हुए एवरेज की बेस पर ले रहे हैं। तो ऑन एवरेज $80 प्राइस परचेजिंग पावर थी। अब जरा सोचिए, अगर ऑन एवरेज की जो है परचेजिंग पावर $80 है और आपके शेयर की प्राइस 100 है, तो होना क्या है? डिमांड कम हो जानी है आपके शेयर की। आपकी कंपनी अनडाउटेडली जो है, हम उस पर डाउट नहीं करते जी, तो वो क्या है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, कंपनी के रिटर्न्स बड़े हाई होंगे,
ठीक है, कंपनी का कह लीजिए कि बड़ा एक अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन जो शेयर की प्राइस है वो भी उसी वजह से क्या होगी, बहुत इंक्रीज हो गई, इतनी इंक्रीज हो गई कि जो आपकी टारगेट मार्केट है वो उसको परचेज नहीं कर पा रही है। अभी ऑन एवरेज जो है आपकी टारगेट मार्केट उसको परचेज नहीं कर पा रही। अब जब ऑन एवरेज आपकी टारगेट मार्केट उसको परचेज नहीं कर पा रही तो उसकी वजह से वो शेयर की डिमांड मार्केट में क्या हो जानी है, कम हो जानी है। जब उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जानी तो प्राइस बताइए क्या होनी है। डिमांड एंड सप्लाई का जो मार्केट का रूल है उसको माइंड में रखें, जब डिमांड कम हो रही है सप्लाई वही है तो प्राइस ने क्या हो जाना है, कम हो जाना है। आप देखें कि मार्केट ने आपके शेयर की प्राइस को कम कर दिया, ये नेगेटिव परसेप्शन जाती है कि अगर मार्केट फोर्सेस जो हैं वो आपके शेयर प्राइस को कम कर दें तो नेगेटिवली परसीव किया जाएगा। तो हो सकता है कि वो शेयर होल्डर जो ऑन एवरेज परचेजिंग पावर से ज्यादा अपनी पावर रखते हो, यानी कि वो अगर परचेज कर सकते हो, वो भी डेस्परेटली क्या करना शुरू कर देंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, तो आपकी कंपनी का तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए फिर कंपनीज करती क्या है, आर्टिफिशियल वे में शेयर को प्राइस को कम करने के लिए शेयर को स्प्लिट कर देती है। कैसे कि एक शेयर अगर 100 रुपये का ट्रेड हो रहा है तो एक शेयर आपसे लेकर आपको दो नए शेयर 50-50 के इशू कर दिए जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास 100 रुपये का एक नोट हो, मैं आपसे वो 100 रुपये का नोट लेकर आपको 50-50 के दो नोट इशू कर दूं। अब आपकी होल्डिंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके पास पहले भी 100 रुपये था और अभी भी 100 होगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ा, पहले 100 का आपके पास एक नोट होगा, अभी 50-50 के आपके पास दो नोट आ गए हैं, बट टोटल वर्थ आपकी, टोटल होल्डिंग जो आपकी है वो पहले भी 100 थी और अभी भी क्या है, 100 है। आपने सिर्फ नोट को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ऐसे ही कंपनीज में जो शेयर्स होते हैं वो अगर किसी एक शेयर होल्डर के पास, जो मिस्टर ए की हम एग्जांपल दे रहे थे, उसके पास एक शेयर है $100 का, आप उसे $100 का वो एक शेयर लेकर उससे दो नए शेयर इशू कर देंगे, लेकिन अब जो दो नए शेयर इशू करेंगे वो कितनी कितनी वर्थ के होंगे, $50 और $50 के। अब उस शेयर होल्डर के पास पहले भी 100 रुपये के शेयर थे, $100 के शेयर थे, अभी भी कितने हैं, $100 के। लेकिन इसकी वजह से आप देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज में या मार्केट में ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे क्या इफेक्ट आएगा। अब जरा देखिए, हमने क्या बात की हुई थी कि ऑन एवरेज परचेजिंग पावर जो है वो टारगेट मार्केट की कितनी है, $80। अब परचेजिंग पावर है $80, मार्केट प्राइस एक शेयर की कितनी होगी, $50। क्यों, इसलिए कि आपने $100 का जो शेयर है उसको स्प्लिट कर दिया अमंग टू पार्ट्स, आपने 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट कर दिया, 2 for 1, यानी कि एक शेयर के अगेंस्ट 2 न्यू शेयर इशू कर दिए 50-50 के। एक शेयर था 100 का, जो 2 न्यू शेयर इशू किए वो 50-50 के हैं। अब जरा देखिए मार्केट में एक शेयर की प्राइस आफ्टर द स्प्लिट क्या हो जाएगी, 50। अब ये 50 है, टारगेट मार्केट की परचेजिंग पावर कितनी है, $80। अब बताइए जरा, क्या ऑन एवरेज जो आपकी टारगेट मार्केट है वो ये $50 का शेयर परचेज कर सकती है या नहीं कर सकती, डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। अब परचेजिंग पावर 80 है, मार्केट प्राइस 50 है, तो अब इजीली वो मार्केट जो है, टारगेट मार्केट जो है, ये $50 का शेयर परचेज कर सकती है। अब जरा देखिए क्या होगा, इस शेयर की मार्केट प्राइस ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इसकी ज्यादा होगी। ये कंपनीज करती ही वही है स्टॉक को स्प्लिट, कि जिनके शेयर की प्राइस जो है वो टारगेट मार्केट की परचेजिंग पावर से एक्सीड कर जाए, तो उसको जरा लेवल करने के लिए, उसको जरा कह लीजिए कि परचेजिंग पावर की लिमिट में लाने के लिए एक कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है ताकि वो अट्रैक्टिव रहे, ताकि वो ट्रेडेबल रहे। पॉइंट समझ आ गया नहीं वाला। तो अब दूसरा पॉइंट ये समझ ले यहीं पे कि इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है। इसकी वजह से फर्क ये पड़ता है कि नंबर ऑफ शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं। अगर सपोज कर लीजिए 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट है तो नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाता है, लेकिन मार्केट प्राइस क्या हो जाती है, मार्केट प्राइस हाफ हो जाती है। कैसे, 100 को डिवाइड किया 2 पे, मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 for 1 के 2 पे डिवाइड कर दिया ना,
पहले 100 कितने शेयर की प्राइस थी 1 की, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 100 कितने शेयर की प्राइस है 2 शेयर्स की प्राइस है, तो 2 पे डिवाइड कर दिया, तो एक शेयर की प्राइस मिल जाती है 50। मैं फिर रिपीट करूंगा, स्टॉक स्प्लिट की वजह से नंबर ऑफ शेयर आपके इंक्रीज हो जाते हैं और मार्केट प्राइस और पार वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर 2 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट हो तो शेयर्स का नंबर डबल हो जाता है और शेयर की मार्केट प्राइस हाफ हो जाती है। इसी तरह पार वैल्यू भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अगर सपोज कर लें एक शेयर की पार वैल्यू है $10, तो 2 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट से क्या हो जाएगी पार वैल्यू $5 के 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। और मार्केट प्राइस अगर 100 है तो वो कितनी नई प्राइस मिल जाएगी आफ्टर द स्प्लिट, 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, वो 50 आ जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर अगर पहले मार्केट में थे 1, अब कितने हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कह लीजिए कि स्टॉक स्प्लिट का पता चलता है कि हमें जो है वो स्टॉक स्प्लिट करने से फ़ायदा क्या मिलता है कि आपका शेयर जो है वो मार्केट में ट्रेडेबल रहता है। अब कितना स्प्लिट करना है, इट डिपेंड कि आपके शेयर की प्राइस कितनी आप डिक्लाइन करना चाहते हैं, इस प्राइस को आर्टिफिशियल वे में खुद रिड्यूस करना चाहते हैं। सपोज अगर आपकी टारगेट मार्केट की परचेजिंग प्राइस $50 से भी कम होती या $50 होती, ठीक है, तो फिर आप डेफिनेटली 2 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट पे ना जाते अगर $50 से भी कम होती परचेजिंग प्राइस। अगर $50 से कम सपोज $45 होती या $40 होती परचेजिंग पावर और एवरेज, तो फिर 2 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट काम ही ना करता, फिर आपको हो सकता है 4 फॉर 1 करना पड़ता। यानी कि 4 फॉर 1 करने से क्या करते, $25 के आप 4 न्यू शेयर इशू कर देते हैं, तो एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी हो जाती, $25। परचेजिंग प्राइस उसकी कितनी होती, परचेजिंग पावर सॉरी कितनी होती मार्केट की, $45। तो अब इस केस में कह लीजिए कि आपको 2 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट करने से फायदा नहीं होगा। आपको फिर क्या होगा, फायदा कब होगा, जब आप 4 फॉर 1, ठीक है, या 3 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट कर ले तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो कितना स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, 4 में स्प्लिट करना है, 5, 8, कितने में स्प्लिट करना है, डिपेंड ऑन योर नीड कि आपकी टारगेट मार्केट की परचेजिंग पावर क्या है, आप उस परचेजिंग पावर के लिहाज से डिसाइड करते हैं ये वाली चीज। तो ये दूसरी बात है कि आर्टिफिशियल ये एक वे होता है। और जब भी स्टॉक एक्सचेंज में आप कह लीजिए कि जब स्प्लिट हो जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज में जब आपकी शेयर की प्राइस अगले दिन जब कम रिपोर्ट होगी तो उसके साथ आपको आइडिया होगा कि डिस्क्लोज किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अभी ये प्राइस कम होने की रीजन क्या है। आप डिस्क्लोज करते हैं कि भाई प्राइस इसलिए कम हुई है कि हमने स्टॉक को क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के किसी फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल किसी फैक्टर की वजह से प्राइस कम हुई हो, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्राइस कम नहीं हुई, रादर मैनेजमेंट ने इंटेंशनली जो है आर्टिफिशियल वे अडॉप्ट करके प्राइस को कम किया है। तो अच्छा, प्राइस कम करने के इसके अलावा ट्रेजरी स्टॉक भी एक मैकेनिज्म होता है, ये स्ट्रेटजीज यूज होती है ना प्राइस शेयर की मार्केट प्राइस कम करने के लिए। उसमें से एक स्ट्रेटजी है स्टॉक स्प्लिट और दूसरी स्ट्रेटजी होती है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड हमारे नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन होगी, वहां पे चलकर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बस ये समझ लें कि वो स्ट्रेटजी है। वो कब यूज करनी होती है स्टॉक डिविडेंड की स्ट्रेटजी, जब प्राइस को 20 या 25% तक कम करना हो। शेयर प्राइस को अगर कह लीजिए कि 20 या 25% तक रिड्यूस करना हो मार्केट प्राइस को, तो आपके पास जो स्ट्रेटेजी नॉर्मली जो अवेलेबल होती है वो है स्टॉक डिविडेंड। सपोज आप कह लीजिए 10% प्राइस कम करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट प्राइस आप कितने परसेंट से कम करना चाहते हैं, 10% से, तो हो सकता है आप उस वक्त जो है वो स्टॉक डिविडेंड वाली ऑप्शन को यूज कर लें। और अगर आपने मोर देन 25% शेयर प्राइस को कम करना है, जैसे हमारे वाले केस में देख लिया हमने 50% कम कर दिया, और 50% के लिए हमने स्टॉक डिविडेंड का वर्ड यूज नहीं किया, हमने इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज की, स्टॉक स्प्लिट की। तो समहाउ नेक्स्ट चैप्टर में हमारा स्टॉक डिविडेंड का एक टॉपिक है, वो उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां भी आप देखेंगे कि स्टॉक डिविडेंड की वजह से भी जो स्टॉक की मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्लीज ये आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टॉक स्प्लिट इज अ स्ट्रेटजी which is used by a company in order to reduce the share price of the firm to make it more attractive for the target market so that your share may be traded in the market.
अब जो ट्रेड होता रहेगा तो आपकी प्राइस शेयर की क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब देखते हैं कि इसकी वजह से जो है वो अफेक्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो स्टॉक स्प्लिट का हमने ये डिस्कस कर लिया जी कि इसकी वजह से प्राइस क्या रिड्यूस हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर आपके इंक्रीज हो जाते हैं, पार वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये हमने पहले बात कर ली है, अभी हम क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा ट्रेड इसकी वजह से क्या होता है, कोई अफेक्ट नहीं होता। सपोज कर ले कंपनी है थी, उसका एनालिसिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट ऑन द 165 ऑन द 165 आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ इट्स $20 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक। तो यहाँ पे उसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं जी, 65, नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक कितने हैं, 165 शेयर्स हैं, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, $20। ठीक है, टोटल पार वैल्यू कितनी मिलेगी, 3300। कैसे कि 20 मल्टीप्लाई बाय 165, 20 मल्टीप्लाई 165, ये आंसर आता है 3300। आपको स्प्लिट से पहले के नंबर ऑफ शेयर्स का पता है और पार वैल्यू का पता है, और स्प्लिट कितना हुआ है, 2-for-1। तो अब स्प्लिट के बाद देखिए क्या होगा, स्प्लिट के बाद आपके नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाने चाहिए, स्प्लिट हो गए हैं, 2-for-1 हुआ है, यानी कि एक शेयर के अगेंस्ट आपने 2 न्यू शेयर इशू कर दिए। तो पहले 65 थे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 165 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1, तो नंबर आ जाता है 330। तो आफ्टर द स्प्लिट आपके नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए जी, इंक्रीज हो गए जी। ठीक है, पहले 165 थे बिफोर स्प्लिट, और आफ्टर स्प्लिट कितने आ रहे हैं, 330। पार वैल्यू पर शेयर पहले थी $20, अब हो गई है क्या, 10, जो कि डिक्रीज होगी। कैसे कि 20 को डिवाइड किया 2 पे और मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर आ रहा है आपके पास यहाँ पर 10। टोटल पार वैल्यू, टोटल वैल्यू तो वही रहेगी, वो कैसे, 165 मल्टीप्लाई बाय 20 करें, वो कितनी आ रही है, 3300। और 330 नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू जो कि 10 है, तो आंसर कितना आ रहा है, 3300। जैसे मैंने कहा 100 ही पहले है उस पर्सन के पास रुपी, और 100 ही 50 के बना रहे हैं, तो वैसे ही टोटल वर्थ पे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल होल्डिंग पे तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिटेन अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसकी कोई जनरल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको करना होता है इसकी एडजस्ट, इसका अफेक्ट शो करना होता है नंबर ऑफ शेयर्स पे और पार कह लीजिए जो डिस्कशन थी हमारी। अब हम एक काम करते हैं जी कि इसी स्लॉट स्प्लिट के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर हमें इसका क्वेश्चन भी देखना हो तो वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपकी बुक में से लिया गया है 11.10। क्वेश्चन क्या लिया गया है जी, 11.10 है जी। तो हम इसे प्लीज प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप जरा क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए देख लीजिए। चले जी, हम रीड करते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में है द कॉमन स्टॉक ऑफ फाइनल कॉर्पोरेशन वॉज ट्रेडिंग एट $45 पर शेयर ऑन अक्टूबर 15, 2010। एक शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है मार्केट में, $55 पर शेयर का। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, प्लीज 1 मिनट सर, ये पॉइंटर इसका नहीं जी। $45 पर शेयर जो है वो एक शेयर की मार्केट प्राइस है ऑन अक्टूबर 15, 2010। अ ईयर लेटर ऑन अक्टूबर 15, एक साल बाद 2011 क्या हुआ, इट वाज ट्रेडिंग एट $80 पर शेयर। देखें एक साल बाद शेयर की जो मार्केट प्राइस है 45 से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कितनी होगी प्राइस, $80। On this date, Fido's board of directors decided to split the company's common stock. अब प्राइस इंक्रीज हो गई है, आपको याद होगा हमने यही बात की थी कि स्प्लिट करने का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि प्राइस को अट्रैक्टिव लेवल पे लेके आना है। शेयर की प्राइस को आपने रीजनेबल जो उसकी रेंज होती है उसमें लेके आना है, और वो
कम करने के लिए आपको स्प्लिट करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट ए है, इफ द कंपनी डिसाइड्स ऑन अ 2-for-1 स्प्लिट, at what price would you expect the stock to trade immediately after the split goes into effect? कहता है जी कि देख लें अब आपके पास कि अगर 2-for-1 स्प्लिट किया जाता है तो इमीडिएटली जो है वो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी। इमीडिएटली प्राइस देखिए जरा कि आपके पास इस शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है 80, तो आप प्राइस क्या हो जानी है पहले सोचे, स्प्लिट की वजह से, स्प्लिट की वजह से प्राइस हो जानी है कम। प्लीज़ मेरा ख्याल ये आपको विजिबल नहीं है, मैं इसको ज़रा विजिबल आपके लिए करता हूँ जी। मैं ये रिपीट करूँगा जी ताकि आपको ये सॉरी विजिबल नहीं था, अभी ये विजिबल हो रहा है जी। तो प्लीज़ मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन आपकी बुक में से दिया गया है 11.10। 11.10 में क्वेश्चन कहता है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ प्लीज़ यहीं से क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको विजिबल नहीं था। तो इसमें है द कॉमन स्टॉक ऑफ फाइडोस कॉर्पोरेशन वाज ट्रेडिंग एट $45 पर शेयर, और ये जो एक शेयर था उसकी मार्केट प्राइस बताई गई है 45 पर शेयर on October 15, 2010. A year later, on October 15, 2011, it was trading at $80 पर शेयर। अब एक साल बाद इस शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो 45 की बजाय कितनी हो गई है, $80 हो गई है, यानी कि प्राइस की बढ़ गई है। फिर कहते हैं ऑन दिस डेट, कौन सी डेट जी, 2011 वाली डेट, फाइडोस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू स्प्लिट द कंपनीज कॉमन स्टॉक। उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो शेयर्स हैं इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया जाए। अब स्प्लिट करने की वजह से क्या होना है, प्राइस क्या हो जानी है इसकी, कम हो जानी है। तो रिक्वायरमेंट ये क्या है, इफ द कंपनी डिसाइड्स ऑन अ 2-for-1 स्प्लिट, एट व्हाट प्राइस वुड यू एक्सपेक्ट द स्टॉक टू ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिट गोज इनटू इफेक्ट। कहता है जी कि अगर 2-for-1 स्प्लिट कर दिया जाता है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। पहली बात तो आपको बहुत ही क्लियर है कि प्राइस रिड्यूस हो जानी है, डिक्रीज हो जानी है। अब होगी कितनी प्राइस, कितनी प्राइस है मार्केट में जी, $80, और कितना स्प्लिट कर रहे हैं आप, 2-for-1 स्प्लिट कर रहे हैं। तो 2-for-1 स्प्लिट करने का मतलब क्या है, 80 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो प्राइस क्या हो जाएगी, $40। तो 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट करने से शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी जी, $40। वही केस है जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल देख रहे थे, उसी से ये मिलता जुलता केस है जी। नेक्स्ट है जी के बी पार्ट है जी, इफ द कंपनी डिसाइड्स ऑन अ 4-for-1 स्प्लिट। कंपनी क्या करती है जी, डिसाइड कर रही है 4-for-1 स्प्लिट, एट व्हाट प्राइस वुड यू एक्सपेक्ट द स्टॉक टू ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिट गोज इनटू इफेक्ट। जब कहता है कि ये 4-for-1 स्प्लिट हो जाता है फिर बताइए प्राइस क्या होगी। तो भाई बड़े सिंपल काम है, जैसे पहले कर रहे हैं, $80 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं आंसर आता है $20। तो बी पार्ट में एक शेयर की प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, $20 हो जाएगी। ये वही बात है जो हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि एक कंपनी 2-for-1 स्प्लिट करना चाहती है या 4-for-1, इट डिपेंड कि आप प्राइस को कितनी, कह लीजिए कि इंटेंसिटी से, कितनी रेशियो से उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, कितना प्राइस आप रिड्यूस करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसलिए आपसे पूछ रहा है कि ए पार्ट में क्या प्राइस होगी, बी में क्या होगी, सी पार्ट देखिए जरा। Why do you think Pirates board of directors decided to split the company stock? ये वही रीजन है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आपके साथ कि कंपनी ने क्यों जो है वो स्प्लिट करना चाहा अपने स्टॉक्स को। भाई इसलिए कि $80 जो है वो टारगेट मार्केट की जो एवरेज बाइंग पावर है या बाइंग जो उसकी जो एक्सेस है उससे आउट हो गया, तो उसको रीजनेबल लेवल में लाने के लिए ताकि मार्केट में ट्रेडेबल रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने स्टॉक को क्या करना पड़ा, स्प्लिट करना पड़ा। तो इसलिए कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है ताकि ये जो कंपनी के शेयर्स हैं ये मार्केट में क्या रहे, ट्रेडेबल रहे। ठीक है जी। अभी इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है जी। तो यहीं पे हम आपको कह लीजिए कि आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी।
तो टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कॉमन स्टॉक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फर्दर प्रैक्टिस करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।